तो हमने क्या करा कि हम इसको डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो डेसिमल को अगर एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 प्लेस राइट में शिफ्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब जितना प्लेस आपको राइट में शिफ्ट करना है ना डेसिमल को, आप 1 के आगे उतने ही ज़ीरो लगा दीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना होगा मुझे यहाँ पर। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि मुझे जो रिपीट होने वाला नंबर है वो डेसिमल के जस्ट बाद चाहिए, तो मैं यहाँ पर कहूँगा मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.69999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब इस तरफ तो 10x रह गया और इस तरफ क्या होगा, ये जो 10 है ये कट जाएगा और ये डेसिमल है ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6.99। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मैं ये चाहता था कि रिपीट होने वाला नंबर जो है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए, तो वो डेसिमल के जस्ट बाद आ गया। रिपीट होने वाला नंबर 9 ही तो था, 9 ही तो था जो रिपीट हो रहा था बार बार। तो 6.9999 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो रिपीट होने वाले नंबर हैं इनमें से एक नंबर मैं और चाहूँगा कि वो डेसिमल से पहले आ जाए। रिपीट होने वाले नंबरों में से मैं चाहूँगा कि एक नंबर जो है वो और डेसिमल से पहले आ जाए। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को एक बार और इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन में मैं फिर से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो अब क्या होगा 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 6.9999 डॉट डॉट, ये हो गया। अब 10 इंटू 10x कितना हो जाएगा 100x। इसमें तो एक बार ही मल्टीप्लाई कर देना। हाँ देखिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि ये था 0.69 बार, तो 0.699999 ऐसे लिखेंगे इसको। तो जो रिपीट होने वाली नंबर है ना, रिपीट होने वाला नंबर जस्ट डेसिमल के बाद आना चाहिए। तो पहला काम तो मैंने क्या करा कि मैंने इस डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर दिया इधर, ताकि रिपीट होने वाला नंबर डेसिमल के जस्ट बाद शुरुआत हो जाए उसकी। ठीक है, तो पहले तो मैंने 10 इस वजह से मल्टीप्लाई करा था। अगला स्टेप हमारा ये होता है कि जब मुझे रिपीट होने वाला नंबर डेसिमल के जस्ट बाद दिखाई दे जाए, है ना, फिर मैं क्या करूँगा कि फिर मैं कितनी बार, कितना नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर है ऐसा, वो 9 है, 999। तो एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक नंबर का मतलब क्या है कि 1 के आगे एक जीरो लगाइए 10, और 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 69 पॉइंट, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 69.999 ऐसे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद आप देखिएगा, हाँ आपने वो मेथड भी दिखा देना क्या है ना। और ये वाला देखो, ये बेहद आसान मेथड है। अब इसमें मेरे को क्या करना होगा, ये 10x आ गया और ये 100x आ गया। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 3 क्या है, 100x इज इक्वल टू दिस, तो लिखिएगा 100x इज इक्वल टू 69.999 और इक्वेशन 2 क्या, 10x इज इक्वल टू 6.999। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस और ये माइनस, तो 100x में से जब 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 90x, और 69.99999 में से 6.9999 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स तो सेम है, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन जो पॉइंट से पहले वाली है, तो जब पॉइंट के बाद वाली डिजिट सेम है तो उनमें से सेम डिजिट्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 69 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 63। तो 63.0 लिखा नहीं जाता, मतलब 63 बच गया बस। अब इस 90 को नीचे ले जाओ,
63 अपॉन 90, 9 10 ज़ा 90, 9 7 ज़ा 63, तो 7 अपॉन 10 आ गया, 7 अपॉन 10 आ गया। मैं 0.69 बार को 7 अपॉन 10 यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, समझ गया। अब अगर मान लीजिए 0.69 बार होता तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट 0.69 बार इन P अपॉन Q फॉर्म, इन P अपॉन Q फॉर्म। तो जो भी नंबर हमें दे रखा होता है हम उसको x मान लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर 0.69 बार दे रखा था तो मैंने उसी को x मान लिया, और फिर फाइनली मैंने x की वैल्यू भी तो निकाली। तो इसका मतलब क्या है कि x को मैंने ये माना था और x की वैल्यू ये आ गई फाइनली x अपॉन 10, 7 अपॉन 10। तो इसका मतलब यही हमारी वैल्यू है जो हमसे पूछी जा रही थी। अब हमसे बोला है कि 0.69 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो मैं 0.69 बार को x मान लूँगा। देखिएगा नेट x is equal to 0.69 बार, let x is equal to 0.69 बार, ये हो गया। अब क्या करेंगे, it implies that x is equal to जिसके ऊपर बार लगा रहता है वो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। तो इस बार 6 और 9 दोनों पर बार लगा हुआ है, तो 6 9 6 9 6 9 6 9 डॉट 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 ये करके छोड़ दिया, ठीक है। तो आप ये देखो कि अब रिपीट होने वाली जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आ रही हैं, है ना। तो डेसिमल के जस्ट बाद आ रही हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ 6 तो रिपीट हो नहीं रहा था, 9999 बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसलिए एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रिपीट होने वाली डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाएँ। तो ये आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.56 होता, 0.569 बार होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे डेसिमल को 2 प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ता, यानी कि तब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि पॉइंट के बाद हमारी रिपीट होने वाली डिजिट्स हमको मिल गई। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स हैं। वहाँ केवल एक डिजिट थी जो डेसिमल के जस्ट बाद आ रही थी 99999, तो एक डिजिट थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। यहाँ 2 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो मुझे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x is equal to 100 into 0.69696969 डॉट 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 ऐसे कर दिया। 100 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 2 0 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब जो डेसिमल है वो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये 100 कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x is equal to, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, x is equal to, जब वो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया 69.696969 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 100x is equal to 69.696969 और x is equal to 0.696969 माइनस 100x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 99x। अब डेसिमल के बाद की डिजिट्स तो बिल्कुल सेम है, तो उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा डेसिमल के बाद। तो डेसिमल से पहले क्या, 69 माइनस 0 इज 69।
तो x इज इक्वल टू 69/99 ये हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 23/33। बताइए, क्लियर है? समझ गए भाई? अच्छा जी, इसके बाद जरा देखिएगा, इसको न्यूमेरिक को अब ये एक तो तुमने भेजी है वर्कशीट और एक भेजा सैंपल सर पेपर। 6 9 का 54 होता है ना, इसका 6 9 का 54 होता है। 63 का काश ये देखिए। सर शुभ ने भेजा वर्कशीट, मैंने तो वही भेजा सर, पहले वाला सैंपल पेपर, ये वर्कशीट जो भेजा आपने सैंपल पेपर भेजा है, सर, ये वाला ऊपर वाला। तो सैंपल पेपर में पहले मेरे को बताओ, ये जो 1 मार्कर्स हैं ये करवाऊँ या बाद वाले करवाऊँ? सब पूरी करा दो, तो 2 टाइम है 2 दिन। सर देखने मैंने क्या है, समझ नहीं आया। दिखाइए 7/10, ठीक तो है? अच्छा, ये जो तुमने दूसरा मेथड बताया 0.69 बार है, तो इसको कर दिया सर 9 इसका है तो सर को ट्रिक होती है उसमें, हाँ बट बार कोड आता 9 लिख देते हैं। हाँ, बार को हटाकर नीचे 9 लिख दिया, तो वो ठीक कह रहे हैं। पर ये 0.9 बार ना तुमने गलत लिखा, 0.09 लिखोगे इसको। ठीक है ये तरीका? ये तरीका भी ठीक है। थोड़ा भूल गया बीच में सर। चलिए जी, अब जरा ये सैंपल पेपर में मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, और ये जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना, ये कहने को तो 1-1 नंबर के होते हैं, लेकिन सर में टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लग जाता है। सबसे ज़्यादा कीड़े यही होते हैं। तो जरा देखिएगा ग्रुप पर, आप लोगों के पास अभी आपको मिल गया होगा कि उन्होंने सैंपल पेपर भेजा है, और थोड़ा मेरा थोड़ा कम जिसमें देखिएगा पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्या है। पूरा करना है, पूरा नहीं करना। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। हाँ? बस नंबर ही चेंज हो गए, सर ने पहले बता नहीं, दिया। पूरा नहीं, पूरा तो आज मैं इसको दूंगा। मैं देखूंगा ना ये कितना करके ला रहा है ना, मैं पहले देखूंगा कि तुम कितना करके लेकर आ रहे हो। ओके। ठीक है, चलिए जी, मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से ही। सर मत करो, मैं क्वेश्चन 5 से करो सीधा। 5 से करूँ? सर 5 से हार्ड है तो सीधी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, इसे वो तो इजी है। मैं छोड़ दूँ? छोड़ दिया। 5 से थोड़ा हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो समझाना क्या क्या निकालना है इसमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है मैथ्स टीचर ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन ए बी शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड एज पर द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो जैसा अब ये जो है ना, ये आप लोगों के पास अब ये पेपर पूरा आ चुका है, तो इसमें देखो मैं फिगर बना रहा हूँ। ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है ए बी, ए और बी। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन होगा सी डी, और एक यहाँ पर है इधर 60 डिग्री, इधर y, इधर x, ये वाला एंगल 2z, और ये वाला एंगल दे रखा है 4y। ठीक है, तो ये सब कुछ दे रखा है इसमें। अब वो बोल रहे हैं कि नाउ ही टोल्ड राजू टू ड्रॉ अनदर लाइन CD एज इन द फिगर। The teacher told Ajay to mark angle AOD as 2z,
angle AOD as 2z. Suraj was told to mark angle AOC as 4y. सूरज ने एंगल AOC को 4y मार्क कर दिया. Clive made an angle COE is equal to 60 डिग्री. कोई लड़का क्लाइव है, उसने एंगल COE 60 डिग्री बना दिया. और पीटर मार्क एंगल BOE और एंगल BOD as y and x respectively. एंगल BOD को y और एंगल BOE को x. एंगल BOE को y और BOD को x. Now answer the following questions. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू बतानी है. तो देखिए इन्होंने सबसे पहले हमसे ये कहा सर 3x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. ये भी स्ट्रेट लाइन है तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू बतानी है. तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर. क्या बोल रहे हो 3x. 4y अच्छा वो z है. वो z है. वो z है. तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सिंस AB and CD are सर जैसे 1 मार्कर्स हमें सॉल्व करके शीट में दिखाने पड़ेंगे इनकी सीधा आंसर लिखने हैं. नहीं दिखाने पड़ेंगे. नहीं तो सीधे में तो बच्चे ना चीटिंग कर लेते हैं आगे पीछे बीच में. तब एमसीक्यू में सॉल्व करके दिखाने पड़ेगा. MCQ में सॉल्व करके नहीं तो बच्चे चीटिंग कर लेते हैं. निकाल टिक मारना है. बस टिक मारना है. बस आंसर वो लिख देना. तो फिर तो तुम्हारे स्कूल में तो फिर चीटिंग चलेगी. चल नहीं हो पाता है क्यों? अरे सर मैं इतनी गलती है ना. एक में अंदर उतरे हैं, 2 गेट खोल देते हैं और गेट पर घूमते ही हूँ. सब वाला गेट होता सर उस दिन क्या हुआ एसएससी में बता. मैं एक बंदे को दिखा रहा था ऐसे करके लटका के आई मेरी कॉपी नहीं लेगी. सर इसका ऊपर सीट है. चिड़ी का अच्छा मेरे तो फर्स्ट शीट में मेरी लास्ट. अच्छा तो चिड़ी का तो बात भाई है. आप कैसे कराई थी पूरी साइड छोड़ो छोड़ो अपने ऊपर विश्वास रखो. और ये चीटिंग मीटिंग का चक्कर मत किया करो भाई. सर ये तो ठीक करता है. देखिए आगे चलते हैं. सिंस AB and CD are straight lines. ये जो AB है और ये जो CD है ये स्ट्रेट लाइंस हैं. तो आप ये देखिएगा कि AB और CD के बीच में यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 4y. 4y और इसको चाहे तो लिख लो ऐसे. AB और CD के बीच में बनने वाला एंगल, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये बीच वाला पॉइंट इज O. तो एंगल AOC इज इक्वल टू इस तरह से ये AB और CD के बीच में इधर तो ये एंगल बन रहा है और ऐसे ही AB और CD के बीच में इधर पूरा एंगल बन रहा है X. एंगल BOD. और रीजन क्या लिखेंगे आप? ये दोनों इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल AOC कितना है 4y और एंगल BOD कितना है x. x इज इक्वल टू 4y. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो यहाँ पर दे रखी है ये जो लाइन है ना, ये CD एक स्ट्रेट लाइन है. तो CD जो स्ट्रेट लाइन है उस पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सब कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है. तो आप ये लिखेंगे सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन therefore CD एक स्ट्रेट लाइन है. therefore एंगल COB प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर. ये होता है जी लीनियर पेयर. ठीक है. आगे चलते हैं. अब जो COB है, COB ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री प्लस y. तो देखो 60 डिग्री प्लस y प्लस जो एंगल BOD है, BOD एंगल कितना है x. इसको देखो x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये जो है ना, ये इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने बोला नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. थर्ड में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z. ये सब कुछ पूछ रहे हैं.
अब आप ये देखिएगा, आपको मालूम है इक्वेशन नंबर 1 से कि x की वैल्यू कितनी है 4y, x की वैल्यू 4y है, तो x की वैल्यू 4y यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ लिखो 60 डिग्री प्लस y और x की जगह पर भी डाल दीजिए 4y 180 डिग्री, और यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू देखी कि 4y है और वो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, ठीक है। अब 60 डिग्री को ले जाओ उधर और y प्लस 4y कितना हो गया 5y, तो 5y 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री, 5 से जब डिवाइड करेंगे 120 को तो कितना आ जाएगा बताओ 24 24, ठीक है ना। 5 टू द 12 माइनस 10, 5 टू द 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, 2 0 20, 5 टू द 20, तो y की वैल्यू तो 24 डिग्री आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या देखा कि x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4 इंटू 24, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 96 डिग्री, तो x की वैल्यू 96 डिग्री, y की वैल्यू 24 डिग्री, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे कि CD जब एक स्ट्रेट लाइन है, या चलो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल 2z, तो x प्लस 2z इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर भी। भाई AB भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो AB पर बनने वाले जो एंगल्स हैं उनका सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा y की वैल्यू निकल गई, x की निकल गया। y की निकल गई, अब z की निकाल रहा हूँ, तो y की पूछी है सेकंड पार्ट में और x की पूछी थी फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हो गए हमारे। अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड में z की वैल्यू पूछी है, देखिएगा सेंस AB is also a straight line, since AB is also a straight line, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD, सर ऐसे लिखना पड़ेगा हाँ। ए बी लाइन है, सीधे नहीं लिख सकते ए ओ डी और ए ओ बी हो जाएगा 180। सीधे लिख देना, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अभी एंगल AOD कितना है, AOD कितना है 2z, और एंगल BOD कितना है x, तो 2z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा पार्ट फोर्थ देखना है इसका, फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये, तो सेकंड वाला आंसर होगा x प्लस 2z ही तो पूछ रहे हैं, x प्लस 2z ही तो पूछ रहे हैं फोर्थ वाले में, तो फोर्थ का आंसर 180 डिग्री है, उसका थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा थर्ड में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू तो पता है ना, इसमें डाल दो, तो 2z प्लस 96 इज इक्वल टू 180, 2z इज इक्वल टू 180 माइनस 96, तो 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 7 बच गया, तो 17 माइनस 9 इज 8, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 42, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि x प्लस 2z की वैल्यू बताओ, तो वो 180 डिग्री। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, फिफ्थ पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z, y और z के बीच में रिलेशन बताइए। तो y और z के बीच में रिलेशन क्या कैसे आ जाएगा, भाई ये वाला एंगल जो है 2z और ये जो एंगल है पूरा 60 प्लस y, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। हम ये लिखेंगे, इसको E बोला था, एंगल COE, और पूरा बोलो एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, इज इक्वल टू एंगल AOD। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब देखिएगा कि COB कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस y, डिग्री प्लस y इज इक्वल टू एंगल AOD कितना है 2z। अब वो पूछ रहे थे कि y और z में रिलेशन बताओ, तो रिलेशन आ गया पहला दे रखा है 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो गलत है। दूसरा दे रखा है 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा सेकंड होता है, हाँ सेकंड आंसर होगा, सेकंड वाला, सेकंड या फोर्थ। नहीं, फोर्थ तो गलत है, y इज इक्वल टू 2z नहीं है। सेकंड या थर्ड। और 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री, 4y प्लस 2z। तो सेकंड या थर्ड में से अरे रुको तो सही, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z? सर क्या था 4y तो ऑप्शन चलो एक काम करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें, इसको भी छोड़, इस तरीके को छोड़ो, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन बन नहीं रहा है। तो ऑप्शन ना 4 दे रखे हैं, जो इसका 5th पार्ट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z? हमें y और z के बीच का रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z? वो हम कैसे बताएंगे? इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। और y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री पहला है। दूसरा क्या है? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। द फर्स्ट आंसर। और तीसरा है 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और चौथा दे रखा है y इज इक्वल टू 2z। तो जैसे हमने करके देखा, हमारे हिसाब से 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 2z बैठ रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सोचा कि अगर y को इधर ले जाएंगे तो 2z माइनस वाई बन जाएगा। इस रिलेशन में कहीं कुछ दे ही नहीं रखा 2z माइनस वाई जैसी कोई चीज़, वो दे नहीं रखी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम चारों को देखेंगे, चारों में से सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, क्योंकि हमारे पास y और z दोनों की वैल्यूज़ हैं। हमारे पास y और z दोनों की वैल्यूज़ हैं। तो आप ये देखिए, y की वैल्यू आ चुकी है 24 डिग्री, z की वैल्यू आ चुकी है 42 डिग्री। तो जिसमें चाहो उसमें लगाकर इसको आप देखो। अगर मैं पहले वाले में ट्राई करता हूँ, तो पहले वाले में 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई 2y कितना है 2 इंटू 24 डिग्री प्लस z कितना है 42 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू 24 कितना हो गया 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो पहला बिल्कुल ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है। 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आप तीसरा कौन सा कह रहे थे बताओ? सेकंड नंबर तीसरा कैसे सही आ रहा है? थर्ड भी सही आ रहा है क्या? अच्छा, अगर तीसरा देखते हैं, एक मिनट, थर्ड कैसे सही हो सकता है? देखो नहीं है, थर्ड है Third 4y है, प्लस फर्स्ट है। 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है। अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हाँ, अगर वो 180 होता तो सही था, अगर वो 180 होता तो सही था। यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा 2y प्लस z इज इक्वल टू 120, तो 260 है ना। तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड नहीं है। सेकंड बताओ, सेकंड किसको लग रहा है? नहीं ना, सेकंड काय को लग रहा है? वैसे सर सेकंड 2y एक मिनट, शीट तो पड़ी हुई है बिल्कुल कोरी। तो सर वो बाद में इसको दिखा तो कुछ है नहीं, पीछे वाले दिखाना, पीछे वाले दिखाओ। वाह, ये भी ब्लैंक। अरे कोई हिट एंड ट्रायल थोड़ी चल रहा है, अंदाजे से देखकर ऐसे ये नहीं, मेरे को सेकंड लग रहा है, मेरे को सेकंड, ये सेकंड वाला चल रहा है मेरे हिसाब से। ये नहीं होना चाहिए। सब होगी
चलिए जी ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सेक्शन बी में है। Find the cost of laying grass in a triangular field of side 50 meter, 65 meter and 65 meter at the rate of ₹7 per meter square. सर साइड में ठीक आ रहा है? हाँ, नहीं सर, नहीं कर रहा है। गलत हो गया। सॉरी, ये नंबर आ गया। ये परिंदा कंफ्यूज कर रहे तुम्हें। सर 180 लिखना है, नंबर 90 लिखना है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50, 65 एंड 65 एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। तो भाई आपको तीनों साइड्स दे रखी हैं और आप क्या करेंगे, उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड दिस एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर। मेरे तो सर इजी है। ईजी है। मेरा तो बढ़ाया नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट छोड़ दिया हमने। बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। क्या हो गया ऊपर? चुप रही है। ऊपर क्या देख लो? ठंड तो नहीं लग रही? बंद कर दूं इसको? नहीं, वो एकदम से ध्यान गया ऊपर, ऊपर पानी आ रहा पानी आ रहा है क्या? सर ये कुछ भी बोल रहा है। देख लिया आगे ना उधर बॉडी। अरे पुराने निशान पड़े हुए हैं, कुछ भी तो। मतलब जब से ये उड़ता परिंदा हुआ है ना, तब से इसका ध्यान ऊपर ही रहता है बस कि मुझे उड़ना है बस। आसमान कहाँ दिखेगा? अरे क्या करोगे? तो कुछ ही दिखा रहा है। आराम से। कह रहा है किसका कर दिखाई दो मेरे को। और तुमने किसका कर दिखा दी? भाई वाह, तुम रोबोट हो और वो इंस्ट्रक्टर है तुम्हारा। सही बात है। सर पहले वाले का आंसर 10 बोल के है। अब वो तो ये बता सकता है बिना सॉल्व करे। मुझे वो महारत हासिल नहीं है कि मैं बिना सॉल्व कर बता अरे दूं। सर, मुझे लग रहा था उन सब में से वो ज़्यादा वो लग रहा था सही। लग रहा था बस। सारे पहले वाले सारे कमाल है। अच्छा चलिए आगे देखिए। यहाँ पर ये P है और ये Q है और इन्होंने इसमें दे रखे हैं PQ इज पैरेलल टू RS। ये PQ है, तो इसका फर्स्ट नहीं रहा। PQ और RS ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। फिर और ये वाला पॉइंट है F और ये वाला पॉइंट है E। तो इधर ऐसे एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल है 60 डिग्री। PQSRFE, ठीक है, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS। ये जो PQ है ये RS के पैरेलल है, पहली चीज़। EF इज पैरेलल टू QS। EF जो है वो QS के पैरेलल है, ये भी दे रखा है। एंगल PQS इज इक्वल टू 60 डिग्री। PQS दे रखा है 60 डिग्री। और फिर वो बोल रहे हैं देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल RFE। RFE का आप मेजर बताइए क्या होगा? 120 डिग्री। सही है। देखिएगा, हम ये कहेंगे RFE का मेजर बताना है। सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, जो PQ है ये RS के पैरेलल है। Therefore, एंगल PQS प्लस एंगल RSQ प्लस एंगल RSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल ये कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो PQS कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और RSQ मुझे नहीं पता कितना है, बस एंगल RSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री।
angle RS is equal to 180 degree minus 60 degree. Angle RS is equal to 120 degree. तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 120 डिग्री। उसके बाद इन्होंने हमको ये दिया है कि ये जो EF है और QS जो है ये दोनों भी पैरेलल है। तो सिंस EF is parallel to QS, since EF is parallel to QS, it implies that angle QSF QSF is equal to angle EFR is equal to 120 degree. Is equal to 120 degree. Is equal to 120 degree. और रीजन में आप लिख लीजिए corresponding angles. corresponding angles, ये corresponding angles है। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि EFR बताइए। हमारे कोई पेपर में आएगा लाइव करने का 10 नंबर का, उसमें सूर्य नहीं आता, उसमें सब आता है। क्यों नहीं आता? करो ना उसको। उसमें होने नहीं वाला, तो मैं तो करता हूँ, सब भूल जाता हूँ कैसे। एटलीस्ट NCERT कर लो। मैं कहता हूँ आप RD के चक्कर में मत पढ़ो, अगर कुछ भी नहीं आता है तो NCERT के तो सारे क्वेश्चंस कर ही लो। उसका तो भूल जा रहा हूँ, हाँ एंगल भूल जा रहा हूँ, वो इंटीरियर नहीं करो भाई, 2-3 ही तो है। को इंटीरियर तो उनका सब 180 डिग्री होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो जो है वो इक्वल होते सर हैं। वर्टिकली अपोजिट अपोजिट इक्वल होता है। लीनियर पेयर उनका सब 180 डिग्री होता है। तो ये करो, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बताना मेरे को, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहे हैं तो मैं वीडियोस आपको भेज दूंगा। वीडियोस है जिसमें मैंने लाइन्स एंड एंगल्स पूरा सॉल्व करा रखा है, वो भी। अच्छा देखिएगा, मैं इसका ई पार्ट करा रहा हूँ आपको, अगला ट्रायंगल वाला छोड़ रहा हूँ। इसके आगे लीनियर इक्वेशन वाला है C और D, वो भी छोड़ रहा हूँ। मैं ई पार्ट करा रहा हूँ। ई पार्ट देखना हाँ सर पहले आपको कुछ मिनट को ही करना होगा, कौन सा? कुछ मिनट का ही 8 का ई। अच्छा उन्होंने कहा ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। 8 का ये पार्ट है। हाँ triangle ABC is right angled at A. L is a point on side BC. L is a point on side BC. Such that AL is perpendicular on BC. Prove that angle BAL मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB। सिर तो वही वाला है। ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारे पापा ने किया था, वही वाला क्वेश्चन है। तो सेम और क्या, एंगल BAL को, ये जो एंगल BAL है इसको आपको प्रूव करना है ACB के इक्वल। बताओ करवाऊंगी, कर लोगे अपना, ठीक है ना? वो तो बहुत शॉर्टकट तरीका था, वैसे ही कर देना। बढ़िया, ठीक है। तो मैंने देखा नहीं। अरे भेज देना ना क्या आप सबमिशन नहीं जगह कर से। सकते, आप नहीं कर सकते, टाइम होता है। सर ट्रायंगल में मैंने खुद दे दिया, ट्रायंगल आने रहा इसलिए मैं समझे ट्रायंगल। तो पता नहीं फिर सैम्पल पेपर में गलती से दे दिया। क्या मुझे तो बहुत लग रहा है ये सैंपल पेपर किसी काम का नहीं, डेस्क से उठा के बस दे दिया। हमारा इंग्लिश का पेपर है,
हमारी मैम इंग्लिश का तो हो जाए तो हमारी इंग्लिश का पेपर सर है पता है क्या कब है हुआ कल है? सर डेट चेंज हो गई जो पहले डेट थी चलिए ना आज एक काम करिए, आज फिर इतना ही कर लीजिए, बाकी जो डाउट्स हैं पूछ लेना कल मेरे से। सर उस समय 5 दिन का टाइम मिल जाता बस मैं इसके लिए डेट चेंज कर दी थी लास्ट मोमेंट पे नहीं तो वो बारिश की वजह से पूरा वो सर DM 7:30 बजे हम रेडी हुए 7:05 पे वैसे मेरा दोस्त तो तैयार खड़ा होगा, मैंने बोला कि मैं आपको तैयार हो गया था बस तब वैसे आया मैं बस निकलने वाला था मोबाइल लेके